क्वेश्चन नंबर 53B करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि आज से हम एक क्वेश्चन जनरल एंट्री के थ्रू किया करेंगे और एक क्वेश्चन हम लेजर के थ्रू किया करेंगे। हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है ये हमें नहीं पता है, तो आपको दोनों ही तरीकों से प्रैक्टिस होनी चाहिए। बुक्स में आप मैक्सिमम क्वेश्चन लेजर्स के देखेंगे, इस वजह से अगर हम बुक को फॉलो करेंगे तो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और जनरल एंट्री से प्रैक्टिस करने का ये भी फायदा होता है कि बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो पाती हैं। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती कि कैसे दिखाई जाएगी, आप उसको जनरल एंट्री सोचिए कि उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 53B। आपको बताया गया है कि आशु और बसु दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 2/3 1/3 दिया हुआ है। 2:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। उन्होंने एग्री किया है कि मोनू को एडमिट किया जाएगा, मोनू को 1/4 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में, और मोनू जो है वो कैपिटल लेकर आएगा 25,000 और 12,000 गुडविल लेकर आएगा। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस की जाएगी। एक बिल था जो डिस्काउंट कराया गया था, उसकी कोई एंट्री पास नहीं की गई थी। डेटर्स जो है वो 4% प्रोविजन बनाना है। बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है। एक इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं एसेट साइड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको अब वर्ड टेकन इनटू अकाउंट मतलब उसको अब रिकॉर्ड करना है। The amount of goodwill is to be withdrawn by the partners। अगर आपको ध्यान हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जब गुडविल के बारे में, उसमें गुडविल के डिफरेंट केसेस थे। उनमें से एक केस था कि गुडविल बिजनेस में आ रही है और वो विड्रॉ कर दी जा रही है। तो वो केस इस क्वेश्चन में है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले रहे हैं। हम इसमें जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ। जनरल एंट्रीज, डेट, particulars, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। किस तारीख को एडमिशन हो रहा है, अगर अलग से डेट दे रखी हो तो बात अलग है, नहीं तो बैलेंस शीट की ही डेट लिख देते हैं। कई बार वो अगर डेट दे भी रखी होती है तो एक दिन बाद की होती है, काफी दिन बाद की नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तारीख की बैलेंस शीट है उसी तारीख को एडमिशन होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2020 जनवरी 1 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है। अब हम रिवॉल्यूशन की एंट्रीज पहले करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे कि आप कौन सी एंट्री पहले करें, कुछ बच्चों ने कोई और एंट्रीज भी आगे पीछे कर रखी हैं, लेकिन फिर भी हम अगर लॉजिकली करें तो नए पार्टनर के आने से पहले हमें रिवॉल्यूशन करना है और रिजर्व्स को सेटलमेंट करना है, और उसके बाद नए पार्टनर को बुलाना है। नहीं तो आप आगे पीछे भी एंट्री कर दोगे तो बोर्ड में गलत नहीं माना जाता। दूसरी बात, बहुत से बच्चों ने रिवॉल्यूशन की अलग अलग एंट्री करी, वो भी गलत नहीं है, लेकिन एक साथ एंट्री करके आपकी ही हेल्प होती है। तो इसे डिस्कस करते हैं पहले कैसे हेल्प होती है। हम पहले उन चीजों को लेंगे जिसमें रिवॉल्यूशन डेबिट होगा, यानी एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट होंगे। एसेट तब क्रेडिट होगा जब बढ़ रहा हो, कम हो रहा होगा, और लायबिलिटी तब क्रेडिट होगी जब बढ़ रही होगी। तो पहला पॉइंट तो इसमें आएगा नहीं। दूसरे पॉइंट में कहा है कि स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी दोनों को रिड्यूस करना है। दोनों एसेट हैं, दोनों कम हो रहे हैं। टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टॉक कितना कम हो रहा है, 10%, 2000, और प्लांट एंड मशीनरी कितना कम हो रहा है, वो भी 10%, 4400। मैंने ये नहीं कहा था कि एक एंट्री को एक साथ करो, आप सारी ट्रांजेक्शन देख लो और हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अगर रिवॉल्यूशन में डेबिट हो रहा है या ये कहो कि वो क्रेडिट हो रहा है तो इस एंट्री में दिखा दो। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। एक बिल है 200 का जो डिस्काउंट करा लिया गया था वो डिसऑनर हो गया है, तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने लास्ट ईयर इसकी एंट्री पढ़ी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि जब बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री करते हैं। अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। तब एंट्री करते हैं ड्रॉइंग टू बिल्स पेबल, सॉरी ड्रॉइंग टू
बैंक, सॉरी ड्रॉई टू बैंक, क्योंकि डिस्काउंट करा दिया है तो ड्रॉई टू बैंक एंट्री होती है। अब यहाँ पे ड्रॉई का मतलब क्या हुआ, ड्रॉई कौन हुआ हमारे लिए, जिससे हमें पैसे लेने हैं, यानी डेटर टू बैंक। तो इसका रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ये एंट्री हम नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी पॉइंट में कहा है कि हमें अच्छा डेटर्स टू बैंक से फर्क क्या पड़ेगा, अगर हम ये एंट्री करते हैं, अभी करेंगे। डेटर्स टू बैंक से फर्क क्या पड़ेगा कि डेटर्स बढ़ जाएंगे और बैंक कम हो जाएगा। अब उसके बाद कहा है कि 4% प्रोविजन बनाना है डेटर्स का। डेटर्स आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं 18,800। अगर आप ध्यान से समझें, इससे पिछले वाली स्टेटमेंट से डेटर्स बढ़ गए हैं, तो हम प्रोविजन बनाते वक्त ध्यान रखेंगे कि डेटर्स 18,800 नहीं है, बल्कि 18,800 प्लस 6200 है, क्योंकि 6200 की वो एंट्री अभी हमें करनी है, तो ये 25,000 हो जाएगा। और प्रोविजन इसका 4% आएगा और इसका 4% होगा 1,000। क्या पहले से प्रोविजन है? नहीं है। प्रोविजन नहीं है तो लायबिलिटीज बढ़ गई, तो इसी एंट्री में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000। अगली एडजस्टमेंट, बिल्डिंग को बढ़ाना है, इसमें नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है यानी एसेट बढ़ाना है, वो भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एसेट का कम होना आएगा। तो यही 3 चीजें आएंगी, नरेशन बीइंग डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉर्डेड। अब वो एंट्री भी कर लेते हैं जो हमने डिस्कस करी थी। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,200। अब अगर हम लेजर बना रहे होते तो ये कहीं नहीं होता, क्योंकि हम डेटर्स का लेजर बनाते हैं ना बैंक का। बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, लास्ट हमने पढ़ा था, लेकिन डेटर्स की जगह ड्रॉई पढ़ा था। उसके बाद अभी जो एंट्री बच गई, अभी रिवॉल्यूशन की एंट्री पूरी कर लेते हैं। वैसे सही तरीका तो ये है कि ये एंट्री पहले होनी चाहिए, क्योंकि तब तक प्रोविजन, तब तक डेटर्स 25,000 हुए नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। उसके बाद हम जो चीजें बच गई, एक तो बच गई थी बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही थी, और एक इन्वेस्टमेंट जो अनरिकॉर्डेड थी उसे रिकॉर्ड करना था। बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो रही है, तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से, और बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000, इसका 20% हुआ 10,000। इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड करनी है? 2,500। अभी मैंने पहली एंट्री में टोटल लगा के अमाउंट नहीं लिखी है, तो ये आ जाएगा 7,400, और यहां पर टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा 12,500 being increase in asset recorded। अच्छा, मैंने जिन्होंने एक साथ एंट्री करी उसके बाद भी मैंने देखा कि उन्होंने रफ में जाके कैलकुलेट करा कि प्रॉफिट लॉस कितना है। जब आपने एंट्री कंबाइन कर दी है, सिर्फ 2 एंट्री में कन्वर्ट कर दिया है रिवैल्यूएशन को, तो आपको रफ में जाने की जरूरत नहीं है। जो अलग अलग एंट्री कर रहे हैं हर एक की, वो जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 7,400 से, क्रेडिट हो रहा है 12,500 से। क्रेडिट ज्यादा है यानी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो वो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर है आशु और बासु, तो टू आशुज कैपिटल अकाउंट, टू बासुज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आएगा? 12,500 माइनस 7,400। अगर आप अलग अलग एंट्री करोगे तो ये आप ओरल नहीं कर पाएंगे, आपको फिर वर्फ में डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5,100। ये अमाउंट इन 2 पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी, ओल्ड रेशियो हो जाएगी 3,400 1,700 बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं उसके बाद डिलीट कर देता हूं।
यहाँ पे स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज के बाद हमें रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की बात करनी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस दोनों हमें बैलेंस शीट पे मिलेंगे। याद रखो ये जो बैलेंस शीट गिवन है, अब ये ओल्ड बैलेंस शीट कही जाती है, न्यू वाली तो हम बनाएंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या दे रखा है आपको। तो लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे आपके पास एक P&L अकाउंट है और ये लायबिलिटी में है, तो प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेंगे। तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आशुज कैपिटल अकाउंट टू बासुस कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रॉफिट, कितना है P&L अकाउंट? 6000। इसे बांटो रेशो में 4000 2000 बीइंग P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या एसेट साइड में कुछ है? एसेट साइड में देखो, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था। एसेट साइड में आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस और ओल्ड गुडविल दो चीजें मिलती हैं। ओल्ड गुडविल के लिए गुडविल लिखा हुआ एसेट साइड में, ऐसे में गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे तो गुडविल आ जाएगा। एसेट साइड में अगर P&L अकाउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है तो उसकी एंट्री भी पार्टनर्स कैपिटल टू जो भी दे रखा है वो हो जाएगी। चारों की ट्रीटमेंट एक जैसी है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। अब हम नए पार्टनर को लेकर आते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास कैश है और मैंने भी ऊपर वाली एंट्री में बैंक लिख दिया था, तो वहां पर भी आप कैश कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी। नया पार्टनर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट। कौन सी वाली एंट्री में मैंने बैंक लिख दिया था? जहां डिसऑनर हुआ है तो वहां पर भी आप कैश कर दो, क्योंकि आपके पास बैंक नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है। वैसे तो बैंक ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें सही करने के लिए करना पड़ेगा। कौन नया पार्टनर है जो कैपिटल ला रहा है? नए पार्टनर का नाम है मोनू। या आप ऐसा भी कर सकते हो, बैंक ही यूज कर लो। यहाँ पर बैंक ही यूज कर लेते हैं कि ये मानते हुए कि वहां बैंक ही आना है, कैश मत करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनूस कैपिटल अकाउंट टू, क्या गुडविल ला रहा है? जी ला रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मोनू की कैपिटल कितनी ला रहा है? वो 25,000 और गुडविल कितनी ला रहा है? 12,000। तो ये आ जाएगा 37,000 बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर मोनू। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप खुद पूरी करेंगे। उसके बाद ये प्रीमियम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। और क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है तो ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करेंगे, उनकी ओल्ड रेशियो में ही। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक जैसी होगी। टू आशुज कैपिटल अकाउंट टू बासुज कैपिटल अकाउंट। कितनी है? 12,000। इसको 2:1 में बांटो। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्वेश्चन में एक बात और लिखी है, लास्ट पॉइंट, कि ये अमाउंट ऑफ गुडविल जो है पार्टनर ने विड्रॉ कर ली है, यानी पैसा निकाल लिया है। तो पैसा निकाल लिया है तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, और क्योंकि पार्टनर ने पैसा निकाल लिया है तो उनकी कैपिटल कम कर दी जाएगी, यानी उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दी जाएगी। आशुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बासुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम बैंक की यूज कर रहे हैं, हमने बुक वाला कैश यूज नहीं किया। अमाउंट कैसे आएगी? सिंपल सी बात, जिसको जितना मिला उसने उतना विड्रॉ कर लिया। इसने 8,000, इसने 4,000 और टू बैंक में आ गया 12,000। नरेशन बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी एंट्रीज पूरी होती हैं। अब बैलेंस शीट की बात आती है, तो बैलेंस शीट आप खुद बनाओगे। मैं बस आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे आएगा, चीजें कैसे आएंगी। तो बैलेंस शीट आप खुद बना लोगे। मेन है इसमें, क्योंकि हमने एंट्रीज में कैश नहीं लिया है तो कैश जितना है उतना का उतना आएगा। हमने एंट्रीज में बैंक लिया है तो बैंक कैलकुलेट कर लेते हैं।
वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करना। बैंक पहले से हमारे पास है ही नहीं। हमारी पहली एंट्री में बैंक अगर आप ढूंढोगे तो क्रेडिट हुआ था 6200 से। तो बैंक एसेट है, एसेट क्रेडिट होने से कम हो जाता है। उसके बाद हमारा बैंक आया था थर्ड लास्ट एंट्री में, जब नया पार्टनर कैपिटल और कैश लेकर आया था तो 37,000 बैंक डेबिट हुआ था तो प्लस हो जाएगा, और लास्ट एंट्री में बैंक क्रेडिट हुआ था तो माइनस हो जाएगा। इससे बैंक का बैलेंस आ जाएगा जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। अगर ये बैलेंस माइनस में आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लायबिलिटी में आ जाएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में डेटर्स आप दिखाएंगे सीधा 25,000 और माइनस प्रोविजन दिखाएंगे 1,000, अमाउंट बाहर आ जाएगी 24,000। बाकी चीजें आपको पता ही है कैसे निकालती हैं, तो ये क्वेश्चन बैलेंस शीट आप पूरी कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेंगे।